हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में भी हम पहला पार्ट देख रहे हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वाला, जो कि आपका बायोटेक फर्स्ट है, देन आपका बायोटेक सेकंड है। तो इस यूनिट में सबसे पहला वाला जो चैप्टर है इसे ही हम लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दिया है वो ज़रा सा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन हम चैप्टर में एंटर करते हैं कि कैसे हमें लेकर चलने हैं सारे टॉपिक्स को। ठीक है, पहले ये दोनों जो वर्ड्स लिखे इसे समझने की कोशिश करना कि आप अगर प्रिंसिपल्स देखो बायोटेक्नोलॉजी के, मतलब नियम अगर आप देखना चाह रहे हो कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या नियम फॉलो करने जाने चाहिए। देखो सिंपली अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो डेफिनेशन आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। यहाँ पर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन के लिए कोई भी फ़ायदेमंद प्रोडक्ट बना रहे हैं टेक्नोलॉजी की मदद करके, तो वही क्या है आपकी बायोटेक्नोलॉजी है। जिसमें आप अगर बोलो कि कौन से नियम कानून फॉलो करने चाहिए, तो सबसे पहले ये दो बेसिक नियम है जो आपको पता होने चाहिए। एक है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग अपना नाम ही कुछ ना कुछ बता रहा है कि जीन्स में इंजीनियरिंग करना। जीन्स तो पता है अपने को, डीएनए, तो वही बात की जा रही है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, डीएनए में छेड़छाड़ करेंगे, कोई चेंज करेंगे, है ना, उसके जीन में कोई चेंज करेंगे और वो चेंज किया हुआ जीन उसको हम डालेंगे किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में डालेंगे और उसका हम एक्सप्रेशन देखेंगे कि कैसे उसका फिनोटाइप बदल गया है, चेंज द फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हम उसे इंट्रोड्यूस करेंगे किसमें, होस्ट में, और फिर देखेंगे कि उसका फिनोटाइप कैसा चेंज हुआ है। ये सिंपली क्या है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का क्या मतलब है, यहाँ पर जो भी आपने होस्ट के अंदर चेंज देखा है, अब मान लो आपने देखा कि ये प्रोटीन इस तरीके का बन रहा है और मुझे इस प्रोटीन को लार्ज क्वांटिटीज़ में बनाना है क्योंकि ये ह्यूमंस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो इस प्रोटीन को लंबे खूब बड़े पैमाने पर बनाने के लिए मुझे बड़े बड़े कंटेनर्स चाहिए जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न कराऊंगा बैक्टीरिया का, है ना। तो ये जीन जो मैंने बैक्टीरिया में डाला था उसका मल्टीप्लिकेशन मुझे कराना है। तो सबसे पहले जो भी मैं वेसल्स लूँगा, जो भी मैं कंटेनर्स लूँगा, उसको मुझे क्या रखना है, कॉन्टेमिनेशन फ्री रखना है। मतलब कि उसमें ऑलरेडी पहले से कोई बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, उसे कॉन्टेमिनेशन फ्री करूँगा। उसी को आप क्या बोलते हो, मेंटेन स्टेराइल कंडीशन। जब आप कॉन्टेमिनेशन फ्री करोगे देन आपके पास चांसेस क्या होंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है सिर्फ वही आपका वहाँ पर डेवलप करता हुआ नज़र आएगा, है ना। सो दैट ओनली डिज़ायर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज़। डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मतलब जो आपके मर्ज़ी का प्रोडक्ट है वो आपको लार्ज क्वांटिटीज़ में मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसके ये दोनों बेसिक मीनिंग है जो अपने को ध्यान रखना है। देन हम इसके बाद एंटर कर सकते हैं चैप्टर में कि हमें और भी क्या क्या चीज़ें जानते चलने हैं। ये चाहो तो आप नोट डाउन कर लो। चलिए आ जाओ देखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया था, सबसे पहले इसको दिया किसने था, बनाया किसने था, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। कब, 1972 के दौरान। तो आखिर ये होता क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको समझने के पहले हमें एक चीज़ समझनी है, इनकी स्टोरी। ये कर क्या रहे थे, ये साइंटिस्ट ने क्या किया था, इन्होंने देखा कि एक बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है, और ये बैक्टीरिया के पास एक बड़ी खास प्रॉपर्टी थी जो कि एक एंटीबायोटिक में अगर आप उसको किसी एंटीबायोटिक वाले सॉल्यूशन में डाल देते हो तो वो सरवाइव कर जाता था, क्योंकि उसके अंदर कोई कैपेबिलिटी थी, उसके अंदर कोई ना कोई जीन था जो उसको क्या करता था, वहाँ पर सरवाइव करने में मदद करता था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस जीन को काट लिया, ठीक है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला जीन, जो ये जीन की मदद से ही ये ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा था, सरवाइव कर पा रहा था। तो इस जीन को इन्होंने काटा और इसको ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसके प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, और वहाँ पर जब इन्होंने देखा कि जो ई कोलाई है उसके अंदर भी रेजिस्टेंस क्षमता आ गई, मतलब इनको कुछ चीज़ें समझ आई। तो ये जो डीएनए काट कर जोड़ा था और नया डीएनए जो बना था, इसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल रहे थे। अब बात ये आती है, ये तो आपको पता होगा प्लाज्मिड क्या होता है। कोई भी बैक्टीरिया उसका मेन डीएनए ये होता है और एक प्लाज्मिड, एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है जिसके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है कि ये खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। इसको
मेन डीएनए से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये अपने आप से रेप्लिकेट कर सकता है और एज अ वेक्टर यूज़ किया जाता है। वेक्टर मतलब जो किसी भी कैरेक्टर को एक जगह से दूसरे जगह लेकर पहुंचा रहा होगा। तो ऐसा समझो ये एक क्या है, वाहक है, एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये कौन सा बैक्टीरिया था आपका, साल्मोनेला टाइफी वाला, साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। तो मैंने क्या किया, हर बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड होता ही है मेन डीएनए के अलावा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका ये खास जीन जो था, इसको मैं डिजायर्ड जीन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे मर्जी का जीन है जो मैं निकाल कर चेक करूँगा। तो इस जीन को मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद मैंने ई कोलाई का जो प्लाज्मिड था उसमें ले जाकर जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जब मैंने ई कोलाई में डाला तो ई कोलाई जब रिप्रोड्यूस कर रहा था तो उसके अंदर भी एंटीबायोटिक में सर्वाइव करने की क्षमता आ चुकी थी। तो हमें ये बात समझ आ गई कि ये जो ऑर्गेनिज्म नए बन रहे थे इसका जीन मॉडिफाई हो चुका है, इसलिए इनको हम क्या बोल रहे थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का नाम भी दे रहे थे। अब ये नॉर्मल सी बात है, इतना आसान नहीं है कि आप किसी जीन को डायरेक्टली कट कर दो और उसके बाद जोड़ दो, है ना। इसी प्रोसेस को समझना है। इसी चीज़ को समझने के लिए हम पहले टूल्स देखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से हथियार इस्तेमाल होंगे, कैसे आप डीएनए को निकालोगे बाहर, उसके बाद उस पर कट लगाओगे और कैसे आप कहीं पे जोड़ोगे। इन्हीं सब बेसिस पे पूरी की पूरी स्टडी इस चैप्टर में दी गई है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लो, इसके आगे की कहानी आपको लेकर चलता हूँ आगे। चलिए आ जाओ देख लेते हैं अभी टूल्स के बारे में कि इसमें कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं। उससे पहले ज़रा सा मैं बता दूं कि टूल्स में सबसे पहला अपना नाम आएगा कौन से, कि कुछ एंजाइम से आप अभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे पहुंचोगे, बट उससे पहले यहाँ पर चीज़ें समझनी ये ज़रूरी है कि डीएनए को निकालने से पहले आपको सबसे पहले सेल को तोड़ना पड़ेगा। सेल के बाहरी स्ट्रक्चर को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए भी कुछ पर्टिकुलर एंजाइम है। ये देखा जाता है आप कौन से सेल को तोड़ रहे हो। अगर आप बैक्टीरिया के सेल को तोड़ रहे हो, आपको प्लाज्मिड वगैरह निकालना है तो ठीक है, तो पहले सेल को तोड़ोगे। अगर आप बैक्टीरिया का सेल तोड़ना चाह रहे हो तो आप लाइजोजाइम यूज़ करोगे, और अगर आप फंजाई का सेल तोड़ना चाह रहे हो तो आपको काइटिनेज एंजाइम यूज़ करना है, क्योंकि काइटिन की सेल वॉल होती है। प्लांट्स का यूज़ करना है तो आपको सेलुलेज एंजाइम डालना पड़ेगा। और हम ये जानते हैं कि हमारा डिज़ायर्ड जीन, मतलब जिससे हमें फ़ायदा हो सके, कोई पर्टिकुलर प्रोटीन, कोई पर्टिकुलर दवा या कोई पर्टिकुलर एंजाइम, वो चाहे हमें फंजाई से मिल सकता है, प्लांट से मिल सकता है, बैक्टीरिया से मिल सकता है, किसी भी चीज़ से मिल सकता है, ठीक है। तो हमें अगर ये चीज़ करनी है तो सबसे पहले सेल को ऊपर से तोड़ना पड़ेगा। तो एंजाइम हमारे लिए पहला टूल ये बनता है कि अगर आपको प्लाज्मिड निकालना है तो सबसे पहले आप सेल तोड़ोगे इन सारी एंजाइम्स की मदद से। तो आपने सेल तोड़ लिया। सेल तोड़ने के बाद आपने ये जो सोल्यूशन था, ठीक है, सेल टूटा होगा, उसके कंपोनेंट्स वगैरह चले गए होंगे। अब आप क्या करोगे, जब डीएनए निकालना होगा आपको, तो करोगे क्या, आप उसी सॉल्यूशन में जब ब्रेकडाउन हो चुका है सेल का, तब आप चिल्ड इथेनॉल डाल दोगे। इथेनॉल हो, वो भी एकदम ठंडा, उसको जब आप डाल दोगे तो जो डीएनए धागा है वो प्रेसिपिटेट बन के ऊपर के तरफ सफ़ेद सफ़ेद आने लग जाएगा। यहाँ पे वाइट विजिबल करना पॉसिबल नहीं था, तो इस तरीके से आपका डीएनए विजिबल होगा। तो आप एक ग्लास का कोई चम्मच लोगे जो कि लैब में यूज़ किया जाता है। यूजिंग अ ग्लास स्टिक आप डीएनए को निकाल लोगे, तो ऐसे लगता है कि चम्मच से आप सेवई उठा रहे हो, है ना। तो जब आप उसको निकालोगे तो उसी को स्पूलिंग बोलते हैं। जब आप डीएनए को पूरा का पूरा डीएनए निकाल लेते हो उसको आप क्या बोलते हो, स्पूलिंग बोलते हो। लेकिन जब हम आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे वहाँ पर जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक देखेंगे, वहाँ पे इल्यूशन टेक्निक है, वो इसलिए यूज़ किया जाता है जब आप डीएनए का टुकड़ा आप निकाल रहे होते हो वहाँ से, ठीक है। ये क्या है, इंटैक्ट डीएनए अगर आप निकाल रहे हो तो स्पूलिंग वर्ड बोलेंगे, जब आप चम्मच से पूरा का पूरा इसे निकाल रहे हो डीएनए। अब देखो, अब आपने डीएनए निकाला, ठीक है, आपको डीएनए के टुकड़े करने होंगे, ठीक है। डीएनए के टुकड़े आप कैसे करोगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि पर्टिकुलर जहाँ पर मुझे जो जीन चाहिए वो कहाँ पर प्रेजेंट है, किस जगह प्रेजेंट है। तो मैं एक काम करता हूँ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम का एंजाइम डालूंगा। हालांकि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये पीसेस तो करता है डीएनए के, ये एक बड़ी कैटेगरी ऑफ ग्रुप में आता है जिसको आप बोलते हो न्यूक्लियसेस। याद है न्यूक्लियसेस क्या करता है, ये चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। जिसमें आपके दो मेजर ग्रुप तो आते ही थे, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस।
ये समझ लो कि एंडोन्यूक्लियस का स्पेशल टाइप वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कुछ स्पेशल तरीके का काम करता है। ये जब तक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानता नहीं है ये वहाँ पर कट नहीं करेगा। तो ये कट कहाँ लगाएगा? जब ये पैलिंड्रोमिक साइट को ढूंढ लेता है ये वहीं पर कट लगाएगा और डीएनए के दोनों धागे की तरफ कट लगाएगा। अब इसका देखो सिंपल ये मतलब होता है इसका कट लगाने का। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि जब आप 5' to 3' कोई सीक्वेंस रीड करते हो तो वही सेम सीक्वेंस आपका अपोजिट साइड में भी आना चाहिए। मतलब 5' to 3' इधर गए तो यहाँ पे मान लो आया GAATTTC, तो जब आप नीचे वाले डीएनए के स्ट्रैंड से 5' to 3' रिटर्न आओगे तो वहाँ पर भी आपका सीक्वेंस GAATTC होना चाहिए। ये इसके लिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तब ये क्या करेगा? उस पर कट लगाएगा। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बहुत सारे ढूंढ लिए गए क्योंकि अलग अलग बैक्टीरिया में ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, अभी इसकी स्टडी हम देखेंगे, अलग अलग बैक्टीरिया में इसको इसलिए ढूंढा गया क्योंकि ये नेचुरली प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में। इसका काम ये होता है कि ये वायरस से, जो वायरस इनको इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो डिफरेंट बैक्टीरियाज के लिए अलग अलग तरह के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भगवान ने दे दिए कि आप ये अपने पास कैंची रखो, इसको मैं मॉलिक्यूलर सीजर बोलता हूँ। जब भी आपके पास कोई वायरस अटैक करने आए तो आप उस कैंची से उसका डीएनए काट दो। इस तरीके का ये एंजाइम वर्क करता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया में डिफरेंट टाइप ऑफ आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पाए जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने लगभग 900 से भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं लगभग 230 बैक्टीरिया के स्ट्रेन से। ठीक है, अब देखो एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है? ये टर्मिनल एंड्स को कट करेगा। एंडोन्यूक्लियस इनर साइड पर कट करेगा, लेकिन इन दोनों का क्या काम है? एक ही स्ट्रैंड को कट करेंगे, लेकिन ये दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की स्टोरी पर आते हैं कि कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, क्या क्या चीज़ें, इसका काम करने का तरीका क्या है, ये सब बात कर लेते हैं। एक बार आप नोट डाउन कर लो। चलिए आ जाओ, देखते हैं अभी हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी एंड साथ ही साथ इसका काम करने का तरीका क्या है। काम करने का तरीका मैंने अभी बताया कि ये कहाँ पर कट लगाएगा डीएनए के, जहाँ पर इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलेगा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का क्या मतलब होता है? जब आप 5' to 3' जब आप ओरिएंटेशन सेम रखते हो, मतलब 5' to 3' ही आप रीड कर रहे हो, चाहे आप इधर से इधर जा रहे हो और अगर दूसरे स्टैंड पे आ रहे हो तो वहाँ पर भी 5' to 3' रीड कर रहे हो, आपको सीक्वेंस एकदम सेम मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया MADAM है, आप उल्टा रीड करो तो भी सेम मिलेगा। या फिर इसमें देख लो GAATTC, तो रिटर्न आओगे तो वापस से GAATTC, मतलब कि रीड सेम ऑन बोथ द स्टैंड व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग केप्ट द सेम। जब आप ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग सेम रखते हो तब आपको दोनों ही जगह से सेम नज़र आता है। डिस्कवरी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी कब हुई थी? 1963 में, और इसके जस्ट 5 साल बाद ही सबसे पहला एंजाइम डिस्कवर भी किया गया था। अब देखो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नेचुरली प्रेजेंट होता है, जो मैंने अभी भी बताया था कि ये नेचुरली प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल में और प्रोवाइड करता है उन्हें प्रोटेक्शन। किसके अगेंस्ट में? बैक्टीरियोफेजेस, जो एक वायरस होते हैं जो किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, अपना वायरल डीएनए छोड़ेंगे और इसको मार देंगे। तो इसके पास कोई ना कोई खास चीज़ होनी चाहिए जो इससे प्रोटेक्ट कर पाए, है ना। अब देखो, इनके पास जो प्लास्मिड होता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए यहाँ पे, तो इसके प्लास्मिड में एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, अब वो सीक्वेंस क्या करता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सीक्वेंस है, वो क्या करेगा? इनके डीएनए को काट देगा, किसी एक सीक्वेंस को पहचानेगा, वहाँ पर कट लगा देगा। ठीक है, अब वो सीक्वेंस ये जो था, मान लो इसमें प्रेजेंट है, हो सकता है अगर वो सीक्वेंस इसके मेन डीएनए में प्रेजेंट हो तो इसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको कट तो करना ही करना है। साथ ही साथ कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसका जो खुद का एंजाइम है कहीं इसके मेन डीएनए का सीक्वेंस पहचान के उसी को ना काट दे, तो ये दिक्कत ना हो जाए। तो इसलिए भगवान ने एक और कमाल की चीज़ करी कि एक काम करो, आप अपने डीएनए में मिथाइल ग्रुप बीच बीच में ऐड कर दो। तो उससे होगा क्या? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके डीएनए को पहचान ही नहीं पाएगा कि सीक्वेंस कहाँ पर है। और आपकी कैंची यूनिवर्सल है, मतलब चाहे जो डीएनए दिखेगा, अगर वो सीक्वेंस मिला तो काट देगा। अब वो सीक्वेंस चाहे आपके अंदर ही क्यों ना प्रेजेंट हो, उसे भी काट देगा। तो इन्होंने बोला भगवान ये तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरी कैंची मेरे ऊपर चल जाएगी। तो भगवान ने बोला आप एक काम करो, आप अपने डीएनए में
उन सीक्वेंस के बीच बीच में आप क्या करो, पूरे डीएनए में मिथाइल ग्रुप बीच बीच में ऐड कर दो। तो आपके अंदर जितनी भी प्रोटेक्शन की मैंने क्षमता दी है तो वो किसी एंजाइम को पहचानेगा नहीं और काटेगा नहीं। तो जब भी आपके अंदर कोई बाहर ही आया करेगा तो आप काट दिया करोगे। यही कमाल की चीज़ इन्होंने प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूँ, इनको किस तरीके की प्रोटेक्शन मिली, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, जो कि कट किया करेगा डीएनए के वायरस को, या फिर ये अपने डीएनए में ऐड मिथाइल ग्रुप इन इट्स ओन डीएनए टू प्रोटेक्ट देयर ओन जीनोमिक डीएनए। अपना जीनोमिक डीएनए बचाने के लिए ये क्या करता है, मिथाइल ग्रुप को बीच बीच में ऐड किया है। अब आपसे पूछा जाए कि ये कैंची, ये जो मॉलिक्यूलर सीजर है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये टोटल कितने आपने ढूंढ लिए हैं, कितने आपने पता लगा लिए हैं, कितने उसके सीक्वेंसेस आपने खोज लिए हैं। लगभग 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट किए गए हैं फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया से। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर होंगी, ये आप नोट डाउन कर लो। इसके आगे की हम चीज़ें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इनका नॉमेनक्लेचर भी एक बार समझ लेते हैं कि एंजाइम का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। आप खुद सोचिए, लगभग 900 से भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अगर हमने डिस्कवर किए हैं, निकाले हैं, तो उन सभी को पहचानने का कोई ना कोई तरीका होगा कि हम कौन सा वाला यूज़ करें। और हर एंजाइम के लिए अपना अपना सीक्वेंस होता है कि मैं इसी सीक्वेंस में ले जाकर कट लगाऊंगा, कोई और सीक्वेंस मिला तो मैं कट नहीं लगाऊंगा। तो ऐसे ही समझो, अगर मैं इनमें से कोई एक एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा तो समझने की कोशिश करना कि जो पहला लेटर होता है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो होता है, ये पहला लेटर ऑफ जीनस ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कि इसका जो जीनस है, मैंने लिया था ई कोलाई, इशर्चिया कोलाई बोलते हैं आप उसको, है ना। तो इशर्चिया का ये जो ई है, पहला लेटर जो है ये जीनस का है। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस ऑफ बैक्टीरिया होना चाहिए कौन सा, ये पहला अल्फ़ाबेट। दूसरा और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, स्पीशीज जो है बैक्टीरिया की, उसका जो 2 लेटर है पहले का, जैसे कोलाई का CO आपने ले लिया। फिर फोर्थ अल्फ़ाबेट आपका होना चाहिए कि स्ट्रेन कौन सा है, कौन से वाला स्ट्रेन है। ऐसा समझ लो जो स्पीशीज़ है उसकी कोई सब स्पीशीज़ है ना, उसके आगे आने वाली कोई सब स्पीशीज़, तो कोई उसका स्ट्रेन होगा तो उसके हिसाब से लिया जाता है कि आप पहला ले लो। जैसे RY13 स्ट्रेन है तो आपने कैपिटल R ले लिया, इस तरीके से। और ये क्या है, रोमन नंबर। इसका मतलब होता है आपने किस ऑर्डर में इसको आइसोलेट किया है, पहले किया है, बाद में किया है, इस हिसाब से थोड़ा इनका ऑर्डर सेट होता है। अब पूछा ये जाएगा कि सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डिस्कवर किया गया वो कौन सा है, तो आप बोलोगे हिंद सेकंड, HIND सेकंड। इसमें H क्या है, हीमोफिलस है, हीमोफिलस का ये H उठाया गया है जीनस का। IN क्या है, इन्फ्लुएंजा के IN से लिया है। और D क्या है, इसका कोई स्ट्रेन था, और ये सेकंड इसका ये दिखा रहा है ऑर्डर। बट हालांकि ऐसा नहीं है कि ये दूसरे नंबर पे डिस्कवर किया गया था, ये इसको लिखा जाता है इस हिसाब से क्योंकि बायोटेक में अगर आप पढ़ो तो खासकर सबसे पहले यही था जो डिस्कवर हुआ था। ठीक है, अब देखो इनका रिकग्नाइजिंग सीक्वेंस कौन सा है, किस सीक्वेंस में ये कट लगाया करेंगे। इको R1 बोलता है कि मुझे GAATTC का अगर सीक्वेंस मिलता है तो ही मैं अपना काम करूँगा, वरना मैं काम नहीं करूँगा। उसी तरह हिंद सेकंड क्या बोलता है कि जब मुझे GTC और GAC का सीक्वेंस दिखेगा तभी मैं कट लगाऊंगा, वरना मैं कट नहीं लगाऊंगा। तो इस तरीके से मल्टीपल आपके जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं सबका अपना अपना सीक्वेंस है, तो ये DNA पर रीड करेंगे और वहीं पर कट लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमें बात पता चल गई, ये आप नोट डाउन कर लो। इसके आगे फिर हम बात कर लेते हैं एक बार। चलिए थोड़ा सा इसकी वर्किंग में आपको समझा देता हूँ कि कैसे ये काम करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देखो, जैसे अगर मैं इको R1 का केस ले रहा हूँ, ठीक है, जो NCERT ने प्रॉपरली दिया भी है, उसके बारे में अगर हम देख रहे हैं, ये क्या करता है, ये कट करता है सेम न्यूक्लियोटाइड के बीच में, वो भी दोनों स्ट्रैंड पर। सेम न्यूक्लियोटाइड मतलब पहले तो ये अपना सीक्वेंस पहचानेगा, इसका सीक्वेंस होता है GAATTC, दोनों तरफ पहचाना। अब ये सेम न्यूक्लियोटाइड पर जहाँ पर ऊपर कट लगाया है वहीं नीचे भी कट लगाएगा। ये G और A के बीच में कट लगाता है, तो ये यहाँ पर ढूंढता जाएगा, जहाँ पर G और A यहाँ पर कट लगा देगा। उसी तरह यहाँ पर ढूंढता जाएगा, यहाँ पर कट लगा देगा, और कट करने के बाद कुछ इस तरीके का 2 एंड प्रोड्यूस कर देगा। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को आप बोलते हो स्टिकी एंड्स। ठीक है, प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स, तो ये स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस कर देगा। अब
कट स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम। ये एकदम बिल्कुल सेंटर में नहीं काटता, सेंटर से थोड़ा सा दूर ये क्या करता है, कट करता है। तो ये अपने को ध्यान हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना कि हमने स्टिकी एंड्स बना लिए। आपने शुरू से क्या क्या किया, आपने सेल तोड़ी, आपको पता था कि ये बैक्टीरिया, इसके अंदर ये वाला जीन है जो किसी तरह का प्रोटीन बनाते हैं और वो पूरे ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, और वो जीन मुझे निकाल कर किसी बैक्टीरिया में ढेर सारा प्रोड्यूस करा के उस जीन का प्रोडक्ट ले लेना है। हम पढ़ते थे ना मॉलिक्यूलर बेसिस में जीन का एक्सप्रेशन, है ना, कि जीन क्या करता था, mRNA फिर प्रोटीन बनाता था, और वो प्रोटीन हम क्या कर सकते थे, एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। तो बैक्टीरिया का सहारा हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये लगभग 20 मिनट में डिवाइड कर जाता है। और प्लाज्मिड भी हम ऐसा ही चूज़ करते हैं क्योंकि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। तो एक बैक्टीरिया के अंदर वो प्लाज्मिड अपने आप डिवाइड भी करता रहेगा। तो आप खुद सोचो, अगर प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया में खुद डिवाइड करके 3-4 हो चुका है, तो जब पूरा सेल डिवाइड करेगा तो ये 4 प्लाज्मिड अगली बार 4 की बजाय 8 बन चुके होंगे। तो अगर आप कंपैरिजन करो तो बैक्टीरिया का जो मेन डीएनए है उसका जो डिवीजन है, इसके हिसाब से जो प्लाज्मिड का है ये बहुत ज़्यादा ही डिवाइड हो जा रहा है। तो हमें बहुत ज़्यादा क्या मिल सकता है, प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं, इसके प्लाज्मिड में कट लगाकर वहाँ पर जोड़ दिया करते हैं, ठीक है। अब देखो, इन्हें सीक्वेंस पता होना चाहिए, साथ में ये कुछ एंड्स लगा दिया करेंगे। आपको क्या करना था, अपने किसी दूसरी जगह से आपने देखा कि ये बैक्टीरिया का जो जीन है मेरे काम का है क्योंकि वो कुछ प्रोटीन बनाता है, तो आपने वो चीज़ क्या की, कट कर दिया, और आपने एंजाइम मान लो यूज़ किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा वाला, इको R1 वाला आपने यूज़ किया। तो उसने किस तरीके का कट बनाया, जी और इसके बीच में कुछ इस तरीके का एंड उसने बनाया, कट बना दिया होगा, ठीक है, कट करके ऐसा पीसेस बना दिए। अब आप यही वाला एंजाइम, ठीक है, जब आप वेक्टर में डालोगे, वेक्टर क्या है, जो इस जीन को लेकर दूसरे ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस कराएगा, ठीक है। अब मान लो मैंने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, उसका जो वेक्टर है, ठीक है, उसमें मुझे ये जो मैंने जीन लिया है उसको फिट करना है। तो आप फिट करने के लिए पहले इसमें कोई जगह तो खाली करोगे। तो आप क्या करोगे, वो जगह खाली करने के लिए यही वाला एंजाइम दोबारा इस जगह पर डालोगे। तो होगा क्या, जब आप इसके टुकड़े करोगे तो कहीं ना कहीं इसका कोई पीस ऐसा होगा जहां से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो सीक्वेंस है वो कट के हट चुका होगा, है ना। तो इसके पास खाली डब्बा ये बचा और आपका जो जीन आपने लिया था वो भी है। और जब एक जगह इनको आप मिक्स करोगे तो हाई चांसेस है कि इनके टुकड़े आपस में मिल जाए। तो जब मिल जाएंगे तो आपका क्या बन के तैयार हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनकर तैयार हुआ। फिर ये जब रिप्रोड्यूस करेंगे आपका प्रोटीन बनता चला जाएगा। तो कहानी यहाँ पर क्या समझाने वाली है कि जो फॉरेन डीएनए आपने लिया, अपने मर्जी का जो डीएनए लिया, उसको आपको जोड़ना था वेक्टर डीएनए में। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि उसको आप कट करोगे सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ताकि सेम तरीके का उसमें स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो, है ना। जैसे हम जानते हैं ना, जब पजल सॉल्व करते हैं तो जब किसी में ऐसे उभार होता है, अब वो जैसे इमर्ज ऐसे रहता है ना, ऐसे इमर्ज रहता है, वो कहाँ पर फिट होगा, जहाँ पर उसके लिए ऐसे कोई गड्ढा बना होगा। तो ये कैसे बना होगा, कहीं ना कहीं सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम समझ लो इसने कट किया, तब ये जाकर फिट बैठेगा। तो ऐसा ही कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा होगा, किसके बीच में, एक फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए के बीच में, ताकि डीएनए लाइगेज उसको प्यार से ज्वाइन कर सके और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाए। अब ये डीएनए क्या करेगा, बैक्टीरिया में मल्टीप्लाई करते करते ढेर सारे आपके जीन एक्सप्रेशन बनाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपने एंजाइम कौन कौन से पढ़े, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी पढ़ा और सेल को तोड़ने वाले भी एंजाइम पढ़े, है ना, लाइजोसोम बैक्टीरिया को तोड़ने वाला। फिर आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ा। फिर कट करने के बाद आप जो जोड़ा करते हो तीसरा एंजाइम डीएनए लाइगेज है, उसके बाद आपने जोड़ा। अब डीएनए की कॉपी भी तो बनाओगे, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे डीएनए पॉलीमरेज, जिसको आप डीएनए रेप्लिकेशन में यूज़ करते आए हो। तो इस तरीके से आप डीएनए रेप्लिकेट करोगे, ढेर सारे डीएनए बनेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है कि आपने डीएनए के टुकड़े तैयार कर लिए हैं, ठीक है। अब इन टुकड़ों को जोड़ना और सारी चीज़ें ये हम आगे पढ़ेंगे भी, बट सबसे पहले जो आपके टुकड़े बने हैं उनमें से आप पहचानोगे कैसे कि मेरा पर्टिकुलर जीन वाला टुकड़ा मुझे मिल चुका है। इस चीज़ को भी आपको सेपरेट करना है ना। अभी आपने क्या किया, अभी आपने स्टिकी एंड्स बनाए हैं, अभी आपने डीएनए के टुकड़े बनाए हैं। और आप भी जानते हो, अगर मैं ह्यूमन डीएनए की बात करूं
तो उसमें मेजर पोर्शन क्या था, 2.2 मीटर डीएनए के अगर टुकड़े हुए होंगे तो उसमें से आपको आंखों से थोड़ी दिखाई देगा कि मेरा ये वाला जीन है ना। तो उसको सेपरेट करोगे, फिर कहीं जाकर वेक्टर डीएनए पर चिपकाओगे। तो अभी तक हमने क्या किया, इसके टुकड़े किए हैं, अभी इसका सेपरेशन नहीं किया है। ये हम कहाँ देखेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो हमने टुकड़े इसके तैयार कर लिए हैं, ठीक है, टुकड़े रेडी हो गए। उसके बाद हमारा क्या काम रहेगा, इन टुकड़ों को वेक्टर के साथ जोड़ने का। वेक्टर के साथ कब जुड़ेगा, जब आप वेक्टर को और इनके जो टुकड़े बने दोनों के लिए सेम एंजाइम यूज़ किया करते हो। तो आपको इसने सीक्वेंस तो बता दिया कि किस सीक्वेंस में आपको चलना है। तो आपने टुकड़े रेडी कर लिए हैं, अब आपको सेपरेट करना है अपना डीएनए। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि पूरे डीएनए में जहाँ पर भी जीन होता है और उसका एक्सप्रेशन होना होता है, प्रोटीन बनना होता है, ये पूरे डीएनए में बहुत लिमिटेड जगह पर छोटी छोटी जगह ही होती है। क्योंकि आप मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़े हो कि डीएनए का मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होता है, जो किसी चीज़ को कोड नहीं करता है ना, ताकि वो म्यूटेशन को बचा सके। याद आ रहा है कुछ? तो जो आप पढ़ते थे एक्सॉन एंड इंट्रॉन वाला, उसी में से याद करो, कुछ पार्ट्स होते थे एक्सॉन वाले जो एक्सप्रेस किया करते थे, बाकी इंट्रॉन्स वाले को आप क्या करते थे, उसका गोल गोल लड्डू बनाकर निकाल देते थे। क्यों? स्प्लाइसिंग कर दिया करते थे। ट्रांसक्रिप्शन में याद करो, पढ़ा करते हो, है ना। तो जो फालतू के पार्ट होते हैं डीएनए के वो बेकार जाते हैं, मतलब मेजर लंबे लंबे जो पार्ट होंगे डीएनए के वो फालतू वाले होंगे, लेकिन जो कहीं कहीं छोटे छोटे सेगमेंट वाले जो भी होंगे वो आपके काम का होगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो जीन मुझे निकालना है उसका साइज इतना ही, कहीं ना कहीं छोटा सा इतना होगा। तो जब आप डीएनए को सेपरेट करोगे, समझो एक जगह आपने बिछा दिया, तो आपको लंबे टुकड़े, छोटे टुकड़े, मीडियम साइज के बहुत सारे मिले। तो आपको ये समझ आए कि कहीं ना कहीं सबसे छोटा वाले में ही होगा। तो जो 2, 3, 4 टुकड़े मिले आपको छोटे छोटे वाले, उसको आप निकालोगे, फिर उसमें आप देखोगे मेरा वाला कौन सा है। तो ये सब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम समझेंगे। ये क्लियर हो रहा है? ये आप नोट डाउन कर लो और यहाँ तक कंप्लीट करो। नेक्स्ट हम इसके आगे मिलेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, यानी उसके आगे की जो भी बातें हम एक एक करके समझते चलेंगे। तो एक बार अच्छे से दोबारा देख लेना अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो, क्योंकि ये कंसेप्चुअल चैप्टर है, यहाँ चीज़ें समझते हुए चलना, देन एनसीईआरटी रीड करोगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।